नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं अंकुर पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह साल का तीसरा सत्र है और इसमें 3 बैठकें होंगी। साथ ही विधायी कार्य होंगे और अध्यादेश भी पेश किए जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। सत्र की शुरुआत में दुख जताते हुए योगी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनके निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। भारत की राजनीति में श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक साधारण परिवेश से आए, जमीन से जुड़े नेता थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण रही हैं। श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जनपद के सेभई ग्राम में हुआ था। 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक जीवन की शुरुआत की और श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राजनारायण के संपर्क में आकर वे सक्रिय राजनीति में आए। श्री मुलायम सिंह जी सर्वप्रथम 1967 में, तत्पश्चात 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 2004 एवं 2007 में 10 बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1982 में वे विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल एवं श्री बनारसी दास मंत्रिमंडल में मंत्री तथा विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल के रूप में के पद पर भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी वर्ष 1989 से 1991, 1993 से 1995 तथा 2003 से 2007 तक 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वे वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा वर्ष 2019 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वर्ष 1996 से 98 तक वे श्री एस.डी. देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। वे संसद की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सभापति तथा लोकसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य, लोकसभा में नेता, समाजवादी संसदीय दल भी रहे थे। श्री मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य, उत्तर प्रदेश लोकदल, उत्तर प्रदेश लोकदल व उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत इटावा, वाराणसी और फतेहगढ़ आदि कारागारों में बंद रहे।
वे कई शिक्षण संस्थानों की प्रबंध समिति के सदस्य, प्रबंधक तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावना को शोक संतप्त उनके दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी प्रबंध किया गया है। नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रस्ताव है। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो वहीं सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर के लोगों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर शहर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर समेत 950 करोड़ की 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में नौकरी व रोजगार के लिए प्रदेश के युवकों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकसित राज्य है। प्रदेश तेजी से नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकल रही भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जनपदवार ऐसी यात्राएं निकालेगी और पूर्वांचल के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है। पश्चिमी यूपी में यह यात्रा 9 दिसंबर को नोएडा से शुरू होगी और 21 जिलों में रात्रि प्रवास करते हुए 22 दिसंबर को रामपुर में पहुंचकर संपन्न होगी। पश्चिम में इसका नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी करेंगे। मेरठ से चलकर गाजियाबाद में यात्रा 12 दिसंबर को रात्रि पहुंचकर प्रवास करेगी। 13 दिसंबर को गाजियाबाद जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और उसी शाम को यह यात्रा बागपत जिले की सीमा में पहुंचकर रात्रि प्रवास करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के 4 राजनीतिक दलों बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि राज्य में जाति आधारित रैलियों पर हमेशा के लिए पूरी तरह से क्यों नहीं रोक लगा दिया जाना चाहिए। उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। बता दें कि 9 साल पहले पारित किए गए अपने अंतरिम आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट ने नए नोटिस जारी किए हैं। इस याचिका को पेश करने वाले ने कहा था कि राजनीतिक दलों को ऐसी अलोकतांत्रिक गतिविधियों के कारण कम संख्या वाली जातियां अपने ही देश में 2ym दर्जे की नागरिक बन गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 दिसंबर तय की है। फिलहाल यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की 248 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीमों ने अलग अलग प्रतिष्ठानों में यह छापेमारी की है। इसमें पुलिस बल के साथ वित्त विभाग, राजस्व खुफिया महानिदेशालय और अन्य विभागीय अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी जिले में कैंट थाना क्षेत्र के भीमनगर इलाके में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आज हनुमान जी की टूटी हुई प्रतिमा मिली, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने इसकी पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर दूसरी प्रतिमा और शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करवाया। वहीं एहतियातन मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एडीसीपी मनीष शांडिल्य ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम सतीश कुमार है। कहाँ का रहने वाले? भीमनगर का। क्या मामला हुआ था? यहाँ रात में छोटा भाई यहाँ बाटी चौका लगाया तो 10 बजे रात तक गया यहाँ से। इसके बाद आके कोई जो भी 2-3 लड़के आए हैं मंदिर के यहाँ तोड़ फोड़ चले गए। अब सुबह नहीं, पहचान कोई भी नहीं है। और सुबह जब हमारा छोटा भाई आया सुबह, तो बगल में एक पड़ोसी दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए आया यहाँ पे, तो देखा कि मूर्ति टूटा हुआ है, तो सूचना दिया। तो ये भैया थे, ये भैया हमको बताया लोग को, तो ये पता चला कि मूर्ति टूटा, तो ये हमको फ़ोन किए। तो हम 112 फ़ोन फिर डाल किए, फिर तो प्रशासन भी आया। फिर ये किस भगवान का मंदिर है? ये शिवबाड़ा मंदिर है, बजरंग जी का मंदिर तोड़ा गया है। ये भीमनगर में है। सर रात की है घटना। ये
किसी को पता नहीं था, रात में जो पी खा के करते हैं वही सब किए होंगे, ये नहीं पता हम लोग को। पूरा सूचना रहता तो हम लोग देखते, फिर वही हुआ। तो सर लोग को हम लोग कॉल किए, एक सुबह सर 7 बजे जब देखा गया मौके पे, तो फिर 112 पे कॉल किए, तो सर मौके पे थाने इंचार्ज सब लोग आया। वही अब सर लोग मिलके स्थापना करवाए मंदिर का। और कि एक पुराने मंदिर में कुछ तोड़फोड़ की गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है, वहां पर उसने सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठी की है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नई मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है इसमें। और बाकी हम सभी पक्षों की तरफ से और सभी एंगल की तरफ से तहकीकात कर रहे हैं। मौके पर शांति है, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई भी ऐसा कोई समस्या नहीं है और बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर जिले में कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बेकाबू टैंकर ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद टैंकर चालक मौके से फरार भी हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम शुष्क होने और समुद्री हवाओं के प्रभाव के अभाव में कारण मैदानी इलाकों में स्थिति सामान्य बनी हुई है। कोहरे का बड़ा असर अब तक नहीं दिखा है। यूपी के कड़ाके की ठंड के लिए प्रदेश के लोगों को अभी से 15 दिनों का और इंतजार करना होगा। इस बार ठंड केवल पहाड़ों पर हुई हल्की बर्फबारी के कारण ही पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं दिखने के कारण यह स्थिति बनी है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए 18 न्यूज के साथ। नमस्कार।